करो अदिति। Yes, ma'am. This call is now being recorded. What is stop share? मैम ये लिख के आ रहा है यू आर शेयरिंग योर स्क्रीन विद एवरीवन। इसके आगे क्या होगा? उसके बाद मिनिमाइज करके जहाँ की पीपीटी है पीपीटी ओपन कर लो, ओपन हो जाएगा। शो हो रहा है आप लोगों को? हाँ हो रहा है सर। ठीक है, ओके। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग to all my batchmates. My name is Aditi Pal. I am a student of B.Ed first year, Department of Education, CSJM University, Kanpur. So, I would like to start with a quote. Okay. कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे ही में भेद है, पानी सब में एक। मतलब है कबीरा कुआं एक है मतलब ईश्वर एक ही है, पानी भरे अनेक मतलब सभी लोगों को देने वाला दाता एक ही है, भांडे में ही भेद है मतलब व्यक्ति जो हैं अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग संस्कृति के हैं, अलग अलग जाति के हैं, ये भेद। ठीक है, पानी सब में एक है लेकिन जो वो व्यक्ति हैं उनमें प्राण शक्ति तो एक ही है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में विभिन्न प्रकार के धर्म, संस्कृति, जाति और विभिन्न प्रकार की भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। तो आज हम लोग धर्म, संस्कृति और भाषाओं, जातियों और जनजातियों के पदों में सामाजिक अवधारणाओं को समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है धर्म। धर्म क्या है? धर्म का तात्पर्य हमारे कर्तव्यों से है। धर्म का अर्थ मंदिर या मस्जिद से नहीं है, धर्म का अर्थ कर्तव्य से है। धर्म सत्य है, धर्म ईमान है, धर्म प्रेम है, धर्म बंधुत्व है। धर्म से जिस शक्ति में विश्वास किया जाता है उसकी शक्ति अलौकिक प्रकृति की होती है। चूंकि यह चरित्र दिव्य होता है अतः मानव समाज से परे है। अलौकिक का मतलब होता है आत्मा परमात्मा के संबंध में जो चिंतन मनन होता है उससे संबंधित है। ठीक है, परिभाषा। धर्म की परिभाषा क्या है? तो पहले है जो उन्होंने टाइलर के अनुसार जो उन्होंने धर्म के बारे में बताया वो बोलते हैं धर्म आध्यात्मिक शक्तियों में विश्वास है। ठीक है, और जॉनसन के अनुसार अलौकिक शक्ति में विश्वास धर्म है। अलौकिक शक्ति का मतलब यहाँ पे है मनुष्य की जो साधारण मनुष्य होता है उसकी जो क्षमता होती है उससे कहीं अधिक जो अलौकिक व्यक्ति होता है उसमें क्षमता होती है। ठीक है, फिर तीसरे जो है वो बोल रहे हैं मेलिनोवस्की के अनुसार धर्म क्रिया की एक विधि है, साथ ही साथ विश्वासों की एक व्यवस्था भी है। ठीक है, धर्म का महत्व क्या है? धर्म का महत्व, धर्म समाज के सभी सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधकर इसे संगठित करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक धर्म के सदस्य स्वभावतः समान मूल्यों को स्वीकार करने लगते हैं।
सामान्य मूल्य तथा विचारधारा के कारण ये एक दूसरे के सुख दुख के सहयोगी बनते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि समाज में अलग अलग टाइप के मतलब अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन अब वो एक ग्रुप में रहते हैं तो वो एक दूसरे की विचारों को समझने लगते हैं और एक दूसरे के दुख सुख में सहयोगी बनते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में धर्म की अवधारणा क्या है? वैज्ञानिक आविष्कारों और शिक्षा के प्रसार से अनेक धार्मिक अंधविश्वासों का अंत हुआ है, परंतु कट्टरपंथियों का उस पर कुछ कम ही प्रभाव पड़ा है। कट्टरपंथियों का मतलब है जैसे कुछ हिंदू धर्म के कट्टर होते हैं और कुछ मुस्लिम धर्म के कट्टर व्यक्ति होते हैं। ठीक है, फिर हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी को अपने अपने धर्म मानने की स्वतंत्रता है। तब झगड़ा फसाद कैसा? केवल इसलिए कि वोट की राजनीति करने वाले धार्मिक उन्माद बढ़ाकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। राजनीतिक दलों की राजनीति ने वर्ग भेद को और अधिक बढ़ा दिया है और आज परिणाम यह है कि कुछ हिंदू मुसलमान एक दूसरे के प्रति विषमवन करते हैं और कुछ राजनीतिक दल अपने को हिंदुओं का हितैषी और कुछ राजनीतिक दल अपने को मुसलमानों का हितैषी बताकर इस खाई को और गहरी कर रहे हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि जहाँ तू और मैं हिंदू और मुसलमानों के फ़र्क में मर जाते हैं, जहाँ तू और मैं हिंदू और मुसलमानों के फ़र्क में मर जाते हैं, वहाँ कुछ लोग हम दोनों के खातिर बर्फ़ में मर जाते हैं। तो यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जो हमारे राजनीतिक नेता लोग हैं, जो राजनीति में हैं, उनकी वजह से ऐसा कुछ हो रहा है सब। ठीक है, तो ये हमारी धर्म की वर्तमान अवधारणा है। ठीक है, अभी हम लोग संस्कृति को देखते हैं। संस्कृति क्या है? संस्कृति किसी भी समाज के वे सूक्ष्म संस्कार हैं जिनके माध्यम से लोग परस्पर संप्रेषण करते हैं, विचार करते हैं और जीवन के विषय में अपनी अभिवृत्तियों और ज्ञान को दिशा देते हैं। अभिवृत्तियों का मतलब यहाँ एटीट्यूड है। संस्कृति में मनुष्यों द्वारा प्राप्त सभी आंतरिक और बाह्य व्यवहारों के तरीके समाहित हैं। मतलब जो संस्कृति है, जो मनुष्य सीखता है अपने घर परिवार से, या जो उसके आसपास का वातावरण है, घर के बाहर से चीज़ें सीखता है, वो हमारे सारी व्यवहार जो समाहित होते हैं उसमें, वो संस्कृति ही होते हैं, जो हमारे पूर्वज से हम लोग सीखते हैं। मनुष्य विभिन्न स्थानों पर रहते हुए विशेष प्रकार के सामाजिक वातावरण, संस्थाओं, प्रथाओं, व्यवस्थाओं, धर्म, दर्शन, लिपि, भाषा तथा कलाओं का विकास करके अपनी विशिष्ट संस्कृति का निर्माण करते हैं। संस्कृति एक समाज से दूसरे समाज तथा एक देश से दूसरे देश में बदलती रहती है। इसका विकास एक सामाजिक अथवा राष्ट्रीय संदर्भ में होने वाली ऐतिहासिक एवं ज्ञान संबंधी प्रक्रिया वह प्रकृति पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए हमारे अभिवादन की विधियों में, ठीक है, हम लोग देखते हैं सबका जो भी अलग अलग संस्कृति के लोग होते हैं, उनका अभिवादन करने का तरीका भी अलग अलग होता है। हमारे वस्त्रों में हम लोग जो होते हैं अलग अलग जगह रहते हुए हैं, जो उनके वस्त्रों के कपड़े पहनने का तरीका भी अलग अलग होता है। खाने की आदतों में भी डिफरेंसेस होते हैं। पारिवारिक संबंधों में, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों और मान्यताओं में पश्चिम से भिन्नता है। सच कहें तो किसी भी देश के लोग अपनी विशिष्ट संस्कृति सांस्कृतिक परंपराओं के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। संस्कृति के द्वारा ही लोग पहचाने जाते हैं अपनी किसी भी देश के लोग। अभी हम लोग देखते हैं संस्कृत की विशेषताएं क्या क्या हैं। संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है, पहला, जो कि हम लोग किसी भी तरीके से सीख सकते हैं। हमारा एटमॉस्फेयर हो सकता है, वो हमारे पूर्वज हो सकते हैं, प्राचीन काल से जो चीज़ें चली आ रही हैं उन्हीं को हम लोग फॉलो करते हैं, तो ये एक सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, संस्कृति सामाजिक होती है। सामाजिक मतलब समाज से संबंध रखने वाला, मतलब जो ये डायरेक्ट समाज से संबंध रखती है संस्कृति हमारी। अगर समाज नहीं होगा तो संस्कृति भी नहीं होगी। संस्कृति हस्तांतरित होती है। हस्तांतरित का मतलब है कि
जब कोई व्यवहार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है तो उसको हस्तांतरित होना कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग किसी अदर स्टेट में जाएं, वहाँ के लोगों से मिलें, तो हम लोग अपना आपस में जो आचार विचार ट्रांसफर करेंगे, ये हमारा होता है हस्तांतरित करना। ठीक है। संस्कृति मनुष्य द्वारा निर्मित है। जो संस्कृति है वो मनुष्य द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है। कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो उससे पहले बनाया ही होगा, कुछ ना कुछ तो रूल बनाए होंगे। संस्कृति मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है। प्रत्येक समाज की अपनी विशिष्ट संस्कृति होती है, प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। संस्कृति में अनुकूलन का गुण होता है। अनुकूलन का मतलब होता है एडाप्टेशन, मीन्स जो हम अपने पूर्वजों से सीखते या ग्रहण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं एक तरीके से, जो वो करते आ रहे हैं वही चीज हम लोग करते हैं। ठीक है। संस्कृति अधिसावयवी है। अधिसावयवी का मतलब मतलब जैविक है, एक तरीके से अधिजैविक है। संस्कृति अधिवैयक्तिक है, मतलब यहाँ व्यक्ति से संबंधित है, कि मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत व्यक्ति से संबंधित है संस्कृति। ठीक है। संस्कृति में संतुलन तथा संगठन होता है। बिल्कुल होता है। संस्कृत की वजह से मतलब जो हमारे समाज में संतुलन है और संतुलन बना रहता है। ठीक है। अगर संतुलन नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। तो ये संस्कृति का उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है समाज के निर्माण में एक। ठीक है। संस्कृति समूह का आदर्श होती है। तो ये हमारी विशेषताएं थी संस्कृत की। अभी हम लोग संस्कृत की वर्तमान अवधारणा देखते हैं। संस्कृत की वर्तमान अवधारणा क्या है? हमारा भारतीय समाज बहुसांस्कृतिक समाज है, ये तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है। इसमें अनेक संस्कृतियां भारतीय हैं और कुछ विदेशी भी हैं। यूं ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि हमारी मूल भारतीय संस्कृति लोप होती जा रही है, उस पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। यहाँ सभी संस्कृतियां अपनी अपनी जगह सुरक्षित हैं। कैसे सुरक्षित हैं? क्योंकि जो बदलाव आया है वह केवल रहन सहन और खान पान की विधियों में आया है, और वह तो स्वाभाविक भी है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि जब भिन्न भिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ रहेंगे तो उनके रहन सहन एवं खान पान में समानता तो आएगी ही। ठीक है। सच बात तो यह है कि हमारे देश में शिक्षा के प्रचार से लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत हुआ है। इस समय भारतीय समाज में सांस्कृतिक संकीर्णता के स्थान पर सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास हुआ है। सांस्कृतिक सहिष्णुता का मतलब है, सांस्कृतिक सहिष्णुता का मतलब है मतलब जो सहनशीलता होती है उसका विकास हुआ। सहिष्णुता का मतलब यहाँ सहन शक्ति से है। ठीक है। और सांस्कृतिक सहिष्णुता उदीयमान भारतीय समाज का एक मुख्य अभिलक्षण है। ठीक है। ये तो हमारी संस्कृति हुई। अभी हम लोग भाषा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। भाषा क्या होती है? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न मानव समूह अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा सामाजिक सांस्कृतिक पहचान का भी साधन है। भाषा के द्वारा ही हम जो विभिन्न विभिन्न संस्कृति के लोग हैं उनके बारे में भी पहचान कर सकते हैं। भाषा के बिना मनुष्य सर्वथा अपूर्ण है। अगर भाषा नहीं होगी तो मनुष्य को कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ें अपनी बता नहीं पाएगा, बोल नहीं पाएगा, और अपने इतिहास को भी नहीं समझ पाएगा। इतिहास को नहीं समझेगा तो उसकी परंपरा मतलब संस्कृति क्या रही है उससे उसको भी नहीं समझ पाएगा। ठीक है। तो अब हम भाषा की परिभाषा समझते हैं कि क्या है। वरेन के अनुसार भाषा की परिभाषा व्यक्तियों के बीच परंपरागत प्रतीकों के माध्यम से विचार विनिमय की एक प्रणाली के रूप में की जा सकती है। परंपरागत जो चीज़ें हैं, जो प्रतीक हैं, उनका मतलब है जो प्रथा चली आ रही है उससे मतलब है यहाँ पे उसका। ठीक है। किम्बल यंग के अनुसार निश्चित रूप से भाषा मानव संस्कृति की अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। भाषा के बिना संस्कृति का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। ये तो सही है। अब भाषा की अवधारणा क्या है? भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का एक समूह, वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रति
प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था से मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं, जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव या तथा विचार एक दूसरे से प्रकट करते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है, जैसे जबान, वाणी विशेष। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। 1950 में भारतीय संविधान की स्थापना के समय में कुल मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, ठीक है। उसके बाद 1967 ईस्वी में 21वें संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन में कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। फिर उसके बाद 2003 में 82वें संविधान संशोधन में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, ठीक है। अब जो 22 भाषाएं हैं वो इस प्रकार हैं: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी, ठीक है। तो ये तो हमारी 22 भाषाएं हुई, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ सरकारी कामकाज होते हैं वो सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी भाषा में ही होते हैं, ठीक है। और 14 दिसंबर को हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं भाषा का महत्व क्या है। भाषा ही मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न एवं उच्च बनाती है। मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य प्राणी के पास विकसित भाषा नहीं है। वैसे तो पृथ्वी पर बहुत सारे प्राणी रहते हैं, जैसे मनुष्य, जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े, लेकिन उनकी कोई भाषा नहीं होती है। सिर्फ मनुष्य ही ऐसा है, प्राणी है जिसको भाषा बोलनी आती है, जो उसको सभी से भिन्न बनाती है, भिन्न और उच्च बनाती है, ठीक है। भाषा के कारण ही महान संस्कृतियों का विकास हुआ है। अगर भाषा नहीं होती तो महान संस्कृतियां, जो हमारी संस्कृति है, उनका विकास नहीं होता। समस्त सामाजिक अंतःक्रियाएं भाषा के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। भाषा के द्वारा मनुष्य संचित ज्ञान को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं, जैसे हमारे गौतम बुद्ध जी हैं, अगर भाषा नहीं होती तो उन्होंने जो ज्ञान दिया, जो उन्होंने अपने अंदर ज्ञान संचित किया था, वो अगर देते तो भाषा के बिना नहीं दे सकते थे। तो ये एक भाषा का महत्व ही है। बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया में सर्वाधिक योगदान भाषा का होता है। समाजीकरण का मतलब यही होता है, समाज से जोड़ना। अगर किसी भी बालक को समाज से जोड़ना है तो सर्वाधिक योगदान भाषा का ही होता है, ठीक है। भाषा और सभ्यता का विकास एक साथ साथ चलता है। बालक में के व्यक्तित्व के विकास में भाषा उल्लेखनीय भूमिका निभाती है, ठीक है। ये तो भाषा का महत्व हुआ। अभी हम लोग भाषा में वर्तमान में भाषा की अवधारणा को समझेंगे, ठीक है। यूं तो भारत में प्रारंभ से ही भिन्न भिन्न क्षेत्रों के में भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग होता रहा था, और इस आधार पर लोगों में कुछ भिन्नता एवं अलगाव की भावना भी थी, परंतु इसमें आहुति का काम किया राजनीतिक दलों ने। भारत में 3 राष्ट्रीय दलों, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर जितने भी क्षेत्रीय दल बने हैं, वे सब क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बने हैं। अतः इसके कारणों और इस भिन्नता में एकता स्थापित करने के उपाय पर विचार करना आवश्यक है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जाति और जनजाति। तो पहले हम लोग समझते हैं जाति क्या है। जाति क्या है? समाजशास्त्रियों ने जाति की एक व्यवस्था के रूप में चर्चा की है। इसका अभिप्राय जाति के सदस्य कुछ निश्चित प्रतिबंधों का पालन करते हैं, जैसे विवाह के मामले में, खान पान के मामले में और व्यवसाय के चयन में। ये जो व्यवस्था है इसको हम लोग जाति व्यवस्था कह सकते हैं। जाति की परिभाषा क्या होती है? तो केतकर के अनुसार जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसके सदस्य जन्म से बन जाते हैं। मतलब जाति जो है एक समूह होता है, सामाजिक समूह, जिसके सदस्य जो है जन्म से ही बन जाते हैं। मतलब जिस स्थान पे वो रह रहे हैं वहाँ पे अगर कोई एक समूह है तो वहाँ पे जो और नए सदस्य जो जन्म लेते हैं और लोग भी, तो वो उसी समाज में तो रहेंगे,
तो वो उसी जाति से जुड़ जाते हैं। कुल्य के अनुसार जब कोई समूह पूर्णतः वंशानुक्रम पर आधारित होता है तो वह जाति होती है। ठीक है। मजूमदार के अनुसार जाति एक बंद वर्ग है। अब जनजाति क्या होती है? जनजाति में वह व्यक्ति आते हैं जो अपने आप को समाज से कोसों दूर रखते हैं। जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया है। एक तरह से हमारा समाज उन्हें अछूत मानता है क्योंकि वे शिक्षा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन से ग्रस्त रहते हैं। ठीक है, ये जनजाति होती है हमारी। और जनजाति की परिभाषा क्या है? विशेष भौगोलिक स्थान पर रहने वाले लोगों का वह समूह जो समान पूर्वज, समान संस्कृति, समान भाषा, समान पहनावा व समान देवता की पूजा करते हैं तथा समूह बनाकर रहते हैं, वो जनजातियां होती हैं। ठीक है, वो जनजाति होती है। जाति और जनजाति की समाज में अवधारणा क्या है? भारतीय समाज में विभिन्न जातियों और धर्मों का ताना बाना है। भारतीय समाज की विभिन्न जातियों और समाज में अपनी भूमिका है, किंतु एक सच्चाई और भी है। भारतीय समाज की इसी समरसता के बीच कुछ जातियां हजारों वर्षों से अपने अधिकारों से वंचित रही हैं और समाज में उन्हें समानता नहीं मिली। विभिन्न कारणों से इन जातियों को समाज की मुख्य धारा से दूर रखा गया और वे समाज से पिछड़ती चली गईं। ब्रिटिश काल में इन जातियों को पहचान कर इनकी सूची तैयार की गई और इनके विकास और समानता के लिए उन्हें कुछ अधिकार दिए गए। इन जातियों को शेड्यूल कास्ट एससी और शेड्यूल ट्राइब एसटी के रूप में चिन्हित किया गया और इनकी अवस्था में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए। वैसे तो एससी और एसटी दोनों ही वर्गों को समाज से दूर रखा गया और अधिकारों से वंचित रखा गया। उसके अलग अलग कई कारण हैं। ठीक है, तो अनुसूचित जाति क्या होती है? भारत के संविधान में शेड्यूल कास्ट का अनुच्छेद 366 के खंड 24 में परिभाषित किया गया है। जो शेड्यूल कास्ट है उसको जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366 है उसके 24वें खंड में परिभाषित किया गया है। संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार अनुसूचित जाति का अर्थ ऐसी जातियां, नस्ल या जनजातियां या इन जातियों के कुछ हिस्से जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जाति माना जाता है। अनुसूचित जाति वास्तव में जातियों की एक संवैधानिक सूची है जिसमें उन जातियों को शामिल किया गया है जो एक समय में अति शूद्र, बहिष्कृत समाज, अछूत, अस्पृश, हरिजन या दलित कहे जाते थे। इन जातियों को अनुसूचित करने का उद्देश्य समाज में इनसे हो रहे भेदभाव को दूर करना और उनका सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक विकास करना है। इसके लिए संविधान में उन्हें कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में, शिक्षा तथा चुनावों में उनके लिए आरक्षण, आर्थिक मदद और उनकी सुरक्षा के लिए कानून आदि की व्यवस्था की गई है। अब अनुसूचित जनजाति क्या होता है? अनुसूचित जनजाति अनुच्छेद 366 के 25वें खंड के अनुसार अनुसूचित जनजाति क्या है? ऐसी आदिवासी जाति या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासी जातियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में जिन्हें हम संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित माना गया था। अनुसूचित जनजातियां माना गया है। जिन्हें पहले अनुसूचित माना गया था उनको अब अनुसूचित जनजातियां माना गया है। भारत सरकार ने इन जनजातियों के उत्थान के लिए तथा इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए इन जनजातियों को अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत रखकर उनके लिए कई अधिनियम तथा कानून बनाए हैं ताकि ये समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही वर्गों में रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति, भाषा, निवास के साथ साथ समाज में शोषित और अलग थलग पड़ने की अलग अलग वजहें हैं। अनुसूचित जाति जहाँ समुदाय और समाज में रहकर भी अपने अधिकारों से वंचित थी और भेदभाव का सामना करती थी, वहीं अनुसूचित जनजाति के लोग अपने संकुचित स्वभाव और निवास की वजह से समाज से दूर होते थे। तो ये हमारे
अनुसूचित जाति और जनजाति थी है। वर्तमान में जातियों और जनजातियों की अवधारणा क्या है? हमारा भारतीय हमारा भारतीय समाज बहुत जातीय समाज है। इसमें अनेक जातियां एवं उपजातियां हैं। कभी इन जातियों के बंधन बहुत कठोर थे, परंतु हमारी समानता, समाजवाद और सामाजिक न्याय की नीतियों से वर्ण व्यवस्था और जाति के बंधन ढीले पड़े हैं। सभी जातियों के बच्चों के एक साथ विद्यालयों में पढ़ने और सभी जातियों के व्यक्तियों के एक साथ मोटरों एवं रेलगाड़ियों में सफर करने से समाज से अस्पृश्यता का रोग भी कम हुआ है। परंतु दूसरी ओर वोट की राजनीति ने नए जाति संगठनों को जन्म दिया है, जैसे पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग। ठीक है, तो ये हमारी जो धर्म, संस्कृति, भाषा और जाति जनजातियों के पदों में जो सामाजिक अवधारणा थी वो है। अब मैं इसकी आलोचना के बारे में बताऊंगी। ठीक है, एक तरफ लोकतंत्र वर्ग भेद की समाप्ति की बात करता है, तो दूसरी ओर लोकतंत्र के तथाकथित रखवाले राजनीतिक दल क्षेत्र भाषा जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर राजनीति करते हैं। इस बीच वोट की राजनीति ने भारतीय समाज में जितना वर्ग भेद बढ़ाया है, जितनी भिन्नता पैदा की है, वह किसी से छिपी नहीं है। हमारे भारतीय समाज में क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर बड़ी भिन्नता है, बड़ा अलगाव है और यह राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। अतः इसके कारणों और इस भिन्नता में एकता स्थापित करने के उपायों पर विचार करना आवश्यक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, सियासत के चक्कर में ईमान बेच डालेंगे, वो नेता हैं साहब, हिंदू मुसलमान में हम फंस गए तो वो हिंदुस्तान बेच डालेंगे। ठीक है, तो जो अब इसमें सुधार कैसे कर सकते हैं, तो सुधार कैसे कर सकते हैं ये देखते हैं। भारतीय समाज में भिन्नता में एकता स्थापित करने के लिए पहली आवश्यकता है वर्तमान स्कूली पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने की। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण करने की जिसके द्वारा स्कूली बच्चों में क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के प्रति विस्तृत दृष्टिकोण का विकास किया जा सके। स्कूलों में सामान्यतः सभी जातियों, धर्मों और संस्कृतियों के बच्चे एक साथ उठते बैठते और पढ़ते हैं। शिक्षकों को इनके साथ समान व्यवहार करना चाहिए और प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और उन्हें आपस में भी प्रेम, सहानुभूति और सहयोगपूर्ण व्यवहार करने में प्रशिक्षित करना चाहिए। समाज में पढ़े लिखे सभ्य नागरिक होंगे तो वे सभ्य नेताओं को चुनने में सक्षम होंगे। जब हम पढ़े लिखे सभ्य नेता को चुनेंगे तो वे देश में गंदी राजनीति नहीं करेंगे, बल्कि देश के विकास के बारे में सोचेंगे। तब वे समाज को धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति में ना बांटकर पूरे देश का विकास कर सकेंगे। थैंक यू। आप सभी का मुझे ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अदिति। किसी को कुछ पूछना है? थैंक यू। शिवांकी, रोशन, देवाशीष, यस मैम। कुछ पूछना है अदिति से? नहीं मैम। तुम लोगों ने बड़े ध्यान से सुना और देखा भी होगा, इसमें कुछ गलती दिखी तुम्हें? यस मैम। क्या दिखा? 14 सितंबर होगा मैम, वहाँ पर 14 दिसंबर की जगह। बिल्कुल सही। जो हिंदी दिवस तुमने गलत लिखा है अदिति, लेफ्ट हो गई है। हाँ, तो अदिति जो है उसने जो हिंदी दिवस जो है उसको गलत लिख दिया है। बाकी इसकी स्लाइड्स बहुत अच्छी बनी थी, है ना? यस मैम। अच्छा था। यस मैम। प्रेजेंटेशन भी अच्छा था। अदिति, तुमने जो हिंदी दिवस लिखा है वो डेट सही कर लो। यस मैम। ठीक है, 14 सितंबर कर लो, उसको दिसंबर लिखा है तुमने। ठीक है, बाकी और किसी को कुछ पूछना नहीं है? सौम्या? मैम कुछ नहीं पूछना है। चलो, अदिति बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था।
ठीक है। थैंक यू मैम। कल जो है हम लोग आकांक्षा है ना? यस मैम। हाँ, कल आकांक्षा तुम्हारा प्रेजेंटेशन होगा। टॉपिक क्या है आकांक्षा तुम्हारा? मैम एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, मतलब डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक। जनतंत्र और शिक्षा। ठीक है, क्लास ओवर करें, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो।